हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर फिजिक्स सेक्शन में वर्क, पावर एंड एनर्जी के हम आपके सामने कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर पढ़ा हो और इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने मेरे ख्याल से MCQ कराए हैं वो भी आपने देखा हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो लिखा है द फिगर बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम। यहाँ पे एक फिगर बना है सिंपल पेंडुलम की जर्नी को दिखाते हुए। यहाँ पर A पोजीशन है जिसको आप मेन पोजीशन कहते हैं सेंटर में। ये B पोजीशन है जिसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, यानी पेंडुलम आपका यहीं तक जाएगा। और एक मिड वे पोजीशन है जिसको आप C पोजीशन कहते हैं। ठीक है, जो इसका मास है पेंडुलम का वो दिया है आपको 200 ग्राम। इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन ए टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी। ए से लेके बी तक गया है। ए को मेन पोजीशन कहा गया है, बी को एक्सट्रीम पोजीशन कहा गया है। लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन ए इज़ ज़ीरो। कह रहा है ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। जाहिर सी बात है ज़ीरो होगी, क्यों? क्योंकि ए जो है यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, ज़ीरो है ना। अगर आप इसको इस लाइन को जो डॉट डॉट करके दिखाई गई है इसको अगर आप ग्राउंड लेवल मान लो तो ए तो वहीं पर खड़ा है, यानी इसकी हाइट ज़ीरो होगी ग्राउंड लेवल से। अगर हाइट ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। ठीक है, कह रहा है एट द पोजीशन बी द पेंडुलम बॉब इज़ रेस्ड बाय 5 मीटर। यहाँ 5 मीटर लिखा है, यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा है, आप किसी एक को मान लो। ठीक है, 5 मीटर ही कर देते हैं। चलिए कह रहा है पॉइंट बी पर जो आपका पेंडुलम है वो 5 मीटर ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है। पहली चीज़ क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट द पोजीशन बी। पोजीशन बी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझ में आ रहा है ना। पोजीशन बी पर मास आपका 200 ग्राम है, ग्रेविटी आपको 10 लेनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीचे की साइड देख लो, टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट आपको 5 मीटर दी है। ठीक है, निकाल लोगे, चलो निकाल लेते हैं पहले। पोटेंशियल एनर्जी यानी PE क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास आपको दिया है 200 ग्राम। अच्छा, ग्राम दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो अपॉन में 1000 कर देंगे। ग्रेविटी कितनी दी है, 10 दी है क्वेश्चन में। हाइट कितनी दी है बेटा, हाइट जो होती है आपकी, हाइट कितनी दी है, 5 मीटर दी है। क्लियर है। अब देखो 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 2 ज़ा 10। आंसर कितना आ गया, 10 जूल आ गया। समझ रहे हो ना। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मैंने आपको बताया हुआ है MCQ वाले सीरीज़ में। ठीक है, वो भी मैंने फ्री फॉल बॉडी के लिए बताया था, यानी अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो आप उसकी जर्नी का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वहाँ पर जो आपकी टोटल एनर्जी है यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है, पेंडुलम के केस में भी ऐसा ही होता है। अब देख लो, यानी कहने का मतलब है पॉइंट A पर, पॉइंट B पर और पॉइंट C पर जितनी अलग अलग पॉइंट पे जितनी इसकी टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, ये बात मैंने बता दिया है। अच्छा, पॉइंट B पर पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने निकाला 10 जूल है। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट B पर 0 होगी, ये भी आप जानते हो, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे जैसा ही आता है इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है पेंडुलम की। अच्छा, यानी पॉइंट B पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया जाए, यानी 0 + 10 कर देंगे तो आएगा 10 जूल। यानी पॉइंट B पर टोटल एनर्जी 10 जूल आ रही है,
तो पॉइंट ए पर भी टोटल एनर्जी कितनी आएगी, 10 जूल आएगी। अब फिर वही बात, पॉइंट ए पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है और मैंने कहा टोटल एनर्जी 10 जूल आ रही है, तो दूसरी एनर्जी कौन सी बचेगी अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी बचेगी ना। यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी है, 10 जूल है। ठीक है, और अगर आपसे पॉइंट सी पर पूछ लिया जाए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो वो कितनी होगी, वो भी 10 जूल ही होगी। ठीक है ना, समझ गए ना, इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है वर्ड में। चलो डायरेक्ट लिखते हैं। सेकेंड पार्ट आपसे ये पूछ रहा है कि पॉइंट सी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो आप लिखोगे एट पॉइंट सी, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एमई। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है जानते हो ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ये आपका इक्वल हो जाएगा 10 जूल के। कैसे हो जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला आ गया, ये सेकेंड वाला आ गया। थर्ड वाला देखिए, कह रहा व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पोजीशन ए व्हेन रिलीज फ्रॉम बी। कह रहा जब बी से इस बॉब को रिलीज़ किया जाएगा और जैसे ही ये पॉइंट ए पर आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो, पॉइंट ए पर आते ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, टोटल एनर्जी 10 जूल रहनी है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 10 जूल होगी, जभी तो टोटल एनर्जी 10 जूल हम कह सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो यानी काइनेटिक एनर्जी 10 होगी। ठीक है, देखोगे एट पॉइंट ए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी, 10 जूल आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यही तो होता है ना। अब इसको सॉल्व कर लो रख के, जाएगा हाफ, मास दिया है आपको 200 ग्राम पेंडुलम का, ग्राम दिया है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू में वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको इधर भेजो, इसको इधर ले आओ, इसको ऊपर भेज दो, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 1000 इंटू में 2 अपॉन में 200। ठीक है, 2 वन ज़ा, ये कितना हो जाएगा, 2 आपका 100 सा। ठीक है, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, साथ में 2 ज़ीरो लगा दिया, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, इधर कर देता हूँ। वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 100 आ गई। वी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्लियर है, समझ में आया। चलो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है, पहले हटा तो दूँ तभी तो बताऊंगा ना क्या लिखा है। एक मिनट, इसको थोड़ा सीधा कर लिया जाए। देखो क्या लिखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज पुल्ड अप अ स्लोप। कह रहा है ब्लॉक का मास 30 kg है, ये स्लोप पर ऊपर की तरफ घसीटा जा रहा है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एज शोन इन द डायग्राम विद अ कांस्टेंट स्पीड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स कितने का लग रहा है, 200 न्यूटन का लग रहा है, पैरेलल टू द स्लोप। ठीक है, ए एंड बी आर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पोजिशंस ऑफ द ब्लॉक। ए आपकी इनिशियल पोजीशन है, यानी ब्लॉक यहाँ पे चलेगा और यहाँ पे जाके अपनी जर्नी को ख़त्म कर देगा पॉइंट बी पे। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ले जाने के लिए इस ब्लॉक पर कितना काम किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, वर्क डन का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक मिनट, डब्ल्यू डी। ठीक है, वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या बताया था मैंने, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितने का लग रहा है, देखो 200 न्यूटन का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, ये आपका जो बॉक्स है ये कितना मूव हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, 3 मीटर ना, ये देखो 3 मीटर रख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 600, साथ में जूल। ठीक है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। नेक्स्ट देखो,
लिखा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय ब्लॉक। कह रहा है ये जो ब्लॉक है इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की होगी, आप ये बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट। मास कितना दिया है ब्लॉक का, 30 kg दिया है। ग्रेविटी कितना लेना है देखो, दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लो तो 10 ले लेंगे। हाइट कितना लेंगे, अब देखना हाइट कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वाली ले लेंगे, ये वाली कभी नहीं लेते हैं हाइट। हाइट की जब भी बात आती है तो वर्टिकल वाली हाइट लेते हैं, ये वाली, ठीक है। हाइट कितनी है, 1.5 है, ठीक है। पॉइंट हटेगा, नीचे 1 लगा करके एक 0 बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक गिनती थी, 0 से 0 गया। 15 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 450, साथ में जूल। पोटेंशियल एनर्जी का गेन कितना होगा ब्लॉक में, 450 जूल। लेकिन ब्लॉक को ए से लेकर बी तक पहुंचाने के लिए हमको वर्क कितना करना पड़ेगा, 600 जूल। आपने ज़्यादातर केस में ये देखा होगा कि जितना एनर्जी होती है उतना ही वर्क डन होता है, लेकिन इस केस में हमको वर्क डन करने के लिए 600 जूल लगाना पड़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ 450 जूल ही लग रही है। यानी दोनों के बीच में जो फ़र्क आ रहा है 150 जूल का, 150 जूल का, वो कहाँ गया, वो जो है ब्लॉक ए को बी तक ले जाने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा मेहनत की है। देखो फ्रिक्शन के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, पहली बात तो बीच में फ्रिक्शन होगा, दूसरी बात ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, तो ग्रेविटी और फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारा 150 जूल इस्तेमाल हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझना, पहले पढ़ लो। लिखा है अ ट्रक ड्राइवर कैन लोड ऑयल ड्रम्स इनटू द बैक ऑफ द ट्रक बाय पुशिंग देम अप अ स्लोप प्लैंक। ये आपका जो है ऑयल ड्रम है, यानी तेल का डब्बा है, गोल वाला ड्रम। इसको प्लैंक लगा करके ऊपर की साइड क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है ट्रक में। इतना तो समझ में आ गया ना। और बाय लिफ्टिंग देम डायरेक्टली, या तो एक तरीका ये है कि प्लैंक पर इसको ऐसे सरका दो ऊपर के साइड और ये जाके आपका ट्रक में भर जाएगा, रख जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि 2-3 लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें और उठा के डायरेक्ट इसको रख दें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कह रहा ईच ड्रम हैज़ अ मास ऑफ 80 kg, हर ड्रम का मास 80 kg है, एंड द प्लैंक इज़ 3 मीटर लॉन्ग। ये जो प्लैंक दिया हुआ है ये आपका कितना है, ये आपको दिया हुआ है 3 मीटर लॉन्ग, यानी इसकी लेंथ है 3 मीटर, ठीक है। और जो ट्रक का बैक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 0.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बना देता हूँ, समझना, इसमें शायद ना समझ पाओ आप, ठीक है। ये आपका बेसिकली प्लैंक है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बेसिकली जो ट्रक का बैक है वो दिया है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आपका रखा हुआ है ये आपका ड्रम, ठीक है। ड्रम का मास है 80 kg, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ लो और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए, ठीक है। प्लैंक की लेंथ दी हुई है 3 मीटर और जो ट्रक का बैक है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 0.8 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ दी हुई है 0.8 मीटर। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या करने को कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑयल ड्रम। वेट पूछ रहा है पहली बात तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटी, सिंपल सा फॉर्मूला है। मास दिया हुआ है कितना बेटा, 80 kg। जी की वैल्यू कितनी लेनी है ये तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, ठीक है, अपने से नहीं ले सकते हैं। जी की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 800 जूल। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। लिखा है हाउ मच एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड लिफ्टिंग द ड्रम इनटू द ट्रक विदाउट द प्लैंक। कह रहा है अगर इस प्लैंक के बगैर हम इस ड्रम को उठा करके ट्रक में रखेंगे तो कितना एनर्जी चाहिए रहेगा। अच्छा, बगैर प्लैंक के अगर रखोगे तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी मेहनत से उठा के रखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर रखोगे तो कौन सी एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी लगेगी ना।
यानी सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट। मास दिया हुआ है 80 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, हाइट कितनी है 0.8 है। ठीक है, पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक गिनती थी, नीचे 10 बढ़ा दिया, 0 से 0 गया, 8 8 ज़ा 64 और साथ में 0 जूल। अब फिर वही चीज़ नहीं, अभी देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 640 जूल। एक मिनट बेटा, जो आपका वेट है, वेट क्या 800 जूल आएगा? वेट की यूनिट तो जूल नहीं होती ना, मैंने झटके में लिख दिया, ये गलत है। वेट की यूनिट जो है न्यूटन होती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है देखो, हाउ डज द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज व्हेन द ऑयल ड्रम इज लिफ्टेड डायरेक्टली इनटू द ट्रक विदाउट द प्लैंक। एक मिनट, क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड लिफ्टिंग द ड्रम इनटू द ट्रक विदाउट द प्लैंक। कह रहा है कितनी एनर्जी चाहिए होगी। हाँ ठीक है, आपने बता दिया। अब फिर क्या लिखा है, हाउ डज द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी जब आप ऑयल ड्रम को डायरेक्टली रख दोगे बगैर प्लैंक के। अब देखो, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की थोड़ा लैंग्वेज को बदलने की कोशिश की गई है। सेकेंड वाले में पूछ रहा था कि कितना एनर्जी लगेगी अगर आप डायरेक्टली उठा करके रख दोगे प्लैंक को, सॉरी अपने ड्रम को प्लैंक के बगैर, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा था, मैंने बता दिया, आपने निकाल दिया। थर्ड वाले में डायरेक्ट कह दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंक्रीजमेंट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही रहेगी। ठीक है, थर्ड पार्ट भी क्या हो गया आपका 640 जूल आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, लिखा है इफ़ अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज नीडेड टू पुश द ऑयल ड्रम अलॉन्ग द प्लैंक 3 मीटर लॉन्ग टू लोड इट ऑन द ट्रक, कैलकुलेट द वर्क डन। कह रहा अगर 300 न्यूटन का हमें फोर्स की ज़रूरत है 3 मीटर प्लैंक के थ्रू ऑयल ड्रम को ट्रक के अंदर रखने के लिए, तो वर्क डन बताओ। ठीक है, देखो फोर्थ वाला, देखो फोर्थ पार्ट आपसे पूछा है वर्क डन, WD फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स यहाँ पे दे दिया है, कितना दिया है 300 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना करना होगा, प्लैंक की लेंथ के बराबर यानी 3 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 900 मीटर। क्लियर है, समझ में आया। यानी वर्क डन कितना लगेगा अगर प्लैंक के थ्रू लेके जाओगे 900 मीटर, और अगर ऐसे डायरेक्ट ले जा रहे थे तब कितना लग रहा था 640 जूल। यानी इन दोनों में फ़र्क आ रहा है ना। अब इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो किसकी वजह से है, वो इस चीज़ की वजह से है कि जब आप प्लैंक से ले जाओगे तो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कितना का फ़र्क है, 260 900 जूल होगा ना, ये 260 जूल का फ़र्क है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, यही चीज़ पूछा होगा मेरे ख्याल से, कुछ बचा ही नहीं है। लिखा है अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन वर्क डन बाय द फोर्स एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑयल ड्रम। यही चीज़ पूछा है, कह रहा है इन दोनों में फ़र्क क्यों आ रहा है ये बताओ। ठीक है, बेसिकली जो है डिफरेंस पूछा था आपसे, डिफरेंस किसके किसके बीच, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच। वर्क डन आपका 900 जूल है, इसमें से माइनस कर देंगे 640 जूल, तो आंसर कितना आ जाएगा 260 जूल। ठीक है, अच्छा ये 260 जूल आ रहा है ये किस वजह से है, तो लिख दोगे इट इज़ यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, अच्छा फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए, लेकिन ये 260 जूल इस्तेमाल कहाँ हुआ होगा, फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, एज हीट एनर्जी, फ्रिक्शन के फोर्स को जब आप ओवरकम करोगे ना तो हीट एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगा 260 जूल। क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की
उन तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।